नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को UGC नेट और JRF से संबंधित एग्ज़ाम में सफलता दिलाना है। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी को UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी से संबंधित लेक्चर मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सभी ग्रुप में जुड़कर इससे संबंधित वीडियो और PDF पा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज से पहले जब UGC नेट ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, तभी से लेकर आज तक इस टॉपिक से संबंधित हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस निरंतर बने हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी के लिए मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा। वह वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, इससे संबंधित जो हमारे पास प्रश्न बनेंगे उसी से संबंधित होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के माध्यम से दबा दें और इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय है। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अधिक गतिशील ग्रह है, अर्थात यह एक गत्यात्मक ग्रह है। इसमें निरंतर परिवर्तन दिखाई देता रहा है, जिसमें महाद्वीपों और महासागरों का बनना, उनके स्थान परिवर्तन के साथ साथ उनकी अवतलन और उत्थान से संबंधित प्रक्रियाओं में निरंतर परिवर्तन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में हमेशा गतिशीलता एक क्रम बना रहा है। उसी गतिशीलता का परिणाम हमारा प्लेट विवर्तनिकी है, और प्लेट विवर्तनिकी आज से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता रहा है, जिसकी कल्पना अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। लेकिन उनका वह सिद्धांत वास्तविक रूप से धरातल पर नहीं उतरा था। उन्हीं सिद्धांत की वास्तविकता को लाने के लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जन्म हुआ। उन्हीं के प्रमाण के फलस्वरूप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का उदय हुआ। वास्तविक रूप से प्लेट विवर्तनिकी पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है, अर्थात अर्थ साइंस से रिलेटेड है। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसमें हमारे पास 7 बड़े प्लेट और उनकी गति का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी पर आज से करीब 3.3 से 3.5 अरब वर्ष पहले टेक्टोनिक प्रक्रियाओं का शुरुआत हुआ था। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानते हैं कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया, लेकिन इनका वास्तविक विकास 1968 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया और उनका वास्तविक विकास इस शब्द का 1968 ईस्वी में हुआ। तो UGC नेट यहाँ से भी प्रश्न पूछी हुई है। साथ ही साथ DP मैकेंजी और RL पार्कर ने सर्वप्रथम 1967 में 1967 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में खंडेजा प्रस्तर सिद्धांत पेविंग स्टोन थ्योरी नामक सिद्धांत के माध्यम से RL पार्कर और मैकेंजी महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी की रूपरेखा देने का कोशिश किया। लेकिन WG मॉर्गन ने 1968 ईस्वी में इसको निश्चित और स्पष्ट रूप देने का कोशिश किया, लेकिन कुछ आंकड़ों के अभाव के कारण उनकी सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। वास्तविक रूप से अगर हम बात करें तो वास्तविक रूप से प्लेट विवर्तनिकी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द प्लेट और टेक्टोनिक्स का हिंदी रूपांतरण है। प्लेट वास्तव में स्थलमंडल के अंशतः द्रव एस्थोनोस्फीयर के ऊपर सापेक्षिक संचलन के टूटे हुए अंग है। क्या है? प्लेट एक
स्थल मंडल के अंशतः द्रव एस्थोनोस्फेयर, जिसे हम दुर्लभता मंडल कहते हैं, के ऊपर सापेक्षिक संचलन से टूटे हुए अंग होते हैं। जबकि टेक्टोनिक शब्द ग्रीक भाषा के टेक्टोन से बना है। ध्यान दीजिएगा कि टेक्टोनिक शब्द हमारा ग्रीक भाषा के टेक्टोन से बना है, जिसका अर्थ होता है टेक्टोनिक क्रियाकलाप का शब्दमय अध्ययन। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि संगठनकर्ता होता है, टेक्टोनिक अर्थात प्लेट विवर्तनिकी एक संगठनकर्ता होता है जो स्थल मंडल के चट्टानों को तोड़ता और मोड़ता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि प्लेट हमारे अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, वह सामान्य रूप से स्थल मंडल के अंशतः द्रव एस्थोनोस्फेयर के ऊपर सापेक्षिक संचलन के टूटे हुए अंग होते हैं। सबसे पहले जानते हैं एस्थोनोस्फेयर क्या होता है और स्थल मंडल उन्हीं एस्थोनोस्फेयर के ऊपर किस प्रकार गतिमान होती है। जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, वास्तव में वह एक प्लेट है, चट्टानों का टुकड़ा है जो स्थल मंडल अर्थात दुर्लभता मंडल के ऊपर तैरती रहती है। यहाँ से भी यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछी है कि प्लेट हमारा कहाँ पर टिका हुआ है और किन के ऊपर तैरता है, तो दुर्लभता मंडल अर्थात एस्थोनोस्फेयर के ऊपर। तो देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि एस्थोनोस्फेयर कहाँ है। हमारा ये डायग्राम पृथ्वी का आंतरिक संरचना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, उसके नीचे हमारा एस्थोनोस्फेयर है। ठीक है, हमारा एस्थोनोस्फेयर यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एस्थोनोस्फेयर के ऊपर ही हमारा जो धरातल है, जो स्थल मंडल है, जिसे हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं, हमारा टिका हुआ है। वास्तव में एस्थोनोस्फेयर मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, वास्तव में एस्थोनोस्फेयर मेंटल का ऊपरी हिस्सा है और क्रस्ट का एकदम निचला हिस्सा है जो लो वेलोसिटी जोन होता है, जो लो वेलोसिटी जोन होता है, जिसे हम एस्थोनोस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ से भी यूजीसी नेट पिछले बीते हुए दिनों में प्रश्न पूछी हुई है। आगे चलते हैं कि इसका घनत्व कहने का मतलब है जो हमारा एस्थोनोस्फेयर है, जिसे हम दुर्लभता मंडल कहते हैं, इसका घनत्व 3.4 है। लगभग पृथ्वी का 15% भाग आंशिक रूप से द्रव है और उन्हीं का यह एक रूप है। साथ ही साथ इसमें रेडियम, यूरेनियम, पोटेशियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व विद्यमान होते हैं। अगर हम प्लेटों की गतियों का बात करें, प्लेटों की गति में कभी भी समानता नहीं पाई जाती है, न ही एक निश्चित दिशा में और एक स्थायी चाल में चलती, बल्कि हमारे पास कालांतर से प्लेटों की गति में असमानता पाई जाती है। अगर हम इनकी मोटाई की बात करें तो लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक प्लेटों की मोटाई में विभिन्नता पाई जाती है, प्लेटों की गति में विभिन्नता पाई जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्लेटों की गति में मूल रूप से पारंपरिक संवहनिक धाराएं प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। पारंपरिक संवहनिक धाराएं अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले एक प्रकार का तरंग है। उन्हीं तरंग के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के प्लेटों की, स्थलमंडल के प्लेटों की गति निर्धारित होते हैं। इसी संदर्भ में आर्थर होम्स महोदय ने कहा है 1927 ईस्वी में कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी तत्वों से निकली गर्मी के कारण ऊर्ध्वाधर संवहनिक धाराएं उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा, आर्थर होम्स ने कहा कि चढ़ती हुई धाराओं के कारण, अर्थात जब धाराएं ऊपर की ओर चढ़ती है, तो दो प्लेटें एक दूसरे से अलग हट जाती है और उसमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। जब तनाव उत्पन्न होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें भ्रंश का निर्माण होगा। इसके विपरीत जब दो प्लेटें आपस की ओर बढ़ती है, अर्थात जब धाराएं जो ऊपर चढ़ रही थी, जब वो डाउनवर्ड की ओर आता है, जब वो नीचे की ओर पुनः लौटने लगती हैं, जिसके कारण प्लेट पुनः संकुचन की अवस्था में पहुंच जाती हैं। इसे भी एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि आर्थर होम्स ने कहा कि जब हमारा संवहनिक धाराएं पृथ्वी के अंदर से निकलने का प्रयास करती है, ऊपर की ओर चढ़ती है, तो दो प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती है। लेकिन पुनः एक ऐसा समय आता है कि वही धाराएं पुनः वो उतरते हुए प्रतीत होती है, तो प्लेट क्या होने लगती है, पुनः उसमें हमारा संकुचन होने लगती है, जो इस डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट पता चलता है। आगे हम देखते हैं कि
लिपियान नामक विद्वान ने कहा कि प्लेटों की चाल प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पेपर में हमारा प्रश्न पूछा गया है कि एक प्लेट की चाल क्या होती है। तो वह है औसतन प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के मध्य। तो यही जो स्टेटमेंट है लिपियान महोदय का है। उन्होंने यह भी कहा कि आइसलैंड के निकट प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर से लेकर भूमध्यवर्ती प्रशांत तक प्रतिवर्ष 6 सेंटीमीटर तक इनका गति होती है। तो इसको भी ध्यान देने योग्य है क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ और 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारा इससे संबंधित कि प्लेटों की गति ध्रुव से जैसे जैसे अर्थात भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी गति में अंतर आता है। यह हमारा ग्लोब में अगर देखें तो यह हमारा विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्लेटों की गति में हमारा अंतर आता है। और स्पष्ट रूप से लिपियान महोदय ने कहा है कि ध्रुव पर प्लेटों की गति ना के बराबर होती है अर्थात नहीं होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक प्लेटों की गति होती है। जबकि भूमध्य रेखा के अलावा ध्रुव पर एकदम गति नहीं होती है अर्थात प्लेटें स्थिर रहती हैं। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि आने वाले समय में इसमें पुनः प्रश्न बनेंगे और ये विशेषकर प्रश्न हमारा कथन और कारण के संदर्भ से बनने की संभावना है। आगे हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर विवर्तनिकी घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं के पीछे किनका हाथ है ना, प्लेटों के किनारों का हाथ है। और उन्हीं किनारों को हम देखते हैं जो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहला अपसारी किनारा है। अपसारी किनारा को हम लोग डाइवर्जेंट मार्जिन भी कहते हैं। डाइवर्जेंट को मूल रूप से अगर हम साधारण भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से डिवाइडेड होकर चलने लगती है अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील होने लगती है तो हमारा क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट मार्जिन होता है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य नया स्थलखंड बनता है, समुद्र के तल का फैलाव होता है अर्थात समुद्र के नितल का फैलाव होता है। इसमें तनाव से अर्थात जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो तनाव उत्पन्न होता है जिससे हमारा दरार घाटी का निर्माण होता है। इसे हम रचनात्मक किनारा या फैलता किनारा भी कहते हैं क्योंकि नए भूक्षेत्र का नए स्थलखंड का निर्माण होता है, इसीलिए रचनात्मक किनारा इसे कहा जाता है। इसे एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि हमारा एक प्लेट है, उनका 2 भागों में विखंडन हो रहा है। वो प्लेट दोनों हमारा बीच में अलग होकर एक दूसरे से अलग भागों की ओर गतिशील हो रहा है। तो यही हमारा जो है डाइवर्जेंट प्लेट अर्थात अपसारी किनारा कहलाता है। इसको पुनः हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है 2 सागरीय प्लेट हो सकते हैं और 2 महासागरीय प्लेट हो सकते हैं। जब 2 सागरीय प्लेट होंगे और वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो सागर तल का क्या होगा, फैलाव होगा। वही अगर 2 महाद्वीपीय प्लेट होंगे, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो नए सागर की सृष्टि होगी। उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं अटलांटिक कटक, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर कटक और चार्ल्सवर्थ कटक। अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर कटक हमारा हिंद महासागर में, चार्ल्सवर्थ कटक हमारा प्रशांत महासागर में। फिर आता है अभिसारी किनारा दूसरे नंबर पर। अभिसारी किनारा को हम कन्वर्जेंट मार्जिन भी कहते हैं। इसमें एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती, अर्थात कह सकते हैं आर्थर होम्स के अनुसार कि जब संवहनिक तरंगे अंदर से उठने लगती है तो हमारा अपसारी किनारा बनता है। जब पुनः यही तरंगे आपस की ओर मिलने का कोशिश करती है और ये नीचे उतरती है तो ये हमारा अभिसारी किनारा कहलाता है। इसमें क्या है कि विनाशात्मक कार्य होते हैं, इसीलिए इसे हम विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। उन्हीं विनाशात्मक किनारा को हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि हमारा 2 प्लेट है, दोनों आपस की ओर बढ़ रहे हैं तो दोनों आपस की ओर बढ़ने के क्रम में क्या होता है, दोनों में टक्कर होते हैं जिससे हमारा अंदर का मैग्मा वो फिर पिघल कर पुनः बाहर आने का कोशिश करता है
और उसमें हमारा ज्वालामुखी विस्फोट भी होने की संभावना होती है। इस अभिसारी किनारा को पुनः हम 3 स्थितियों में पाएंगे, जिसमें हमारा पहला है 2 सागरीय प्लेट। जब 2 सागरीय प्लेट होंगे तो हमारा ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, नए द्वीप समूह बनेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट होगा, नए द्वीप समूह बनेंगे और मध्य महासागर में खाई का निर्माण होगा। क्योंकि यह सागरीय प्लेट है दोनों, तो दोनों जब सागरीय प्लेट होंगे तो एक दूसरे से अलग होंगे, तो वो उसमें क्या होगा हमारा एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, तो उसमें हमारा खाई का निर्माण होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा और द्वीप का निर्माण होगा। तो ध्यान देने योग्य चीज़ है कि हमारा आने वाले एग्जाम में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, तो हर एक बिंदु पर ध्यान देना है, उसके उदाहरण पर ध्यान देना है। उदाहरण में हमारा हवाई द्वीप और आइलैंड द्वीप, इसे डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक सागरीय 2 सागरीय प्लेट आपस की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट और नए नए आइलैंड का निर्माण हो रहा है। उसके बाद आता है एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट। जब एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट होंगे तो इसके संदर्भ में क्या होगा, ज्वालामुखी पहाड़ का निर्माण होगा। इसमें क्या है कि अधिक घनत्व वाला सागरीय प्लेट कम घनत्व वाले स्थलमंडलीय प्लेट के नीचे चला जाता है और सागरीय खाई का निर्माण करता है। उदाहरण स्वरूप हमारा उत्तर और दक्षिण अमेरिका में रॉकी और एंडीज पर्वत है। तो हर एक उदाहरण को ध्यान देना है और उनका विशेषता को ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले समय में उसमें प्रश्न जरूर से जरूर बनने की संभावना है। इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक हमारा ओशनिक प्लेट है। दोनों आपस की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो हल्के घनत्व वाले हैं और एक भारी घनत्व वाले हैं, दोनों क्या करते हैं कि हल्के घनत्व वाले हमारा सागरीय जो प्लेट है, कम घनत्व वाले जो प्लेट है अधिक घनत्व वाले जो सागरीय प्लेट है कम घनत्व वाले स्थलीय प्लेट से नीचे की ओर चला जाता है, जिससे हमारा खाई का भी निर्माण होता है। उसी प्रकार देखते हैं कि अगर हमारे पास दोनों महाद्वीपीय प्लेट हुए, 2 महाद्वीपीय प्लेट हुए, तो क्या होगा, एक दूसरे की ओर मिलेंगे और मिलने के क्रम में दबाव उत्पन्न होगा। ठीक है, और उन्हीं दबाव से हमारा क्या होगा कि मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। यहाँ हम डायग्राम से देखते हैं कि जब 2 स्थलीय प्लेट आपस की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, माउंटेन रेंज का निर्माण हो रहा है, दोनों में दबाव लग रहा है, जिससे हमारा मोड़दार वलन उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण स्वरूप अगर हम लें तो हमारा यूरेशियाई, जिसे हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, 2 प्लेटें आपस की ओर बढ़ें, जिनके क्रम के अनुसार हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। वही हिमालय पर्वत 2 महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं रूपांतरण भ्रंश, जो प्लेटों की गति से उत्पन्न किनारे हैं, जिसमें पहला था हमारा अपसारी किनारा, दूसरा हमारा था अभिसारी किनारा और तीसरा जो हमारा है रूपांतरण किनारा या संरक्षित किनारा भी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन भी कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सान एंड्रियाज भ्रंश प्रणाली, अर्थात इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि भ्रंश का निर्माण होता है। और क्योंकि भ्रंश का निर्माण तब होगा, इसमें क्या विशेषता है, विशेषता में जानते हैं कि ये दोनों प्लेटें न तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं न ही एक दूसरे से दूर जाते, बल्कि क्या होता है कि क्षैतिज रूप में, ध्यान दीजिएगा किस रूप में, क्षैतिज रूप में एक दूसरे की ओर घर्षण करते हुए गुजर जाते हैं। जब घर्षण होगा तो तनाव उत्पन्न होगा, जब तनाव उत्पन्न होगा तो हमारा भ्रंश बनेगा। तो कैलिफोर्निया का सन एंड्रियाज भ्रंश प्रणाली सबसे बड़ा भ्रंश प्रणाली है रूपांतरण भ्रंश में। इससे भी प्रश्न यूजीसी नेट 2018 में पूछा हुआ है। साथ ही साथ इस किनारे पर न तो नए पदार्थ का निर्माण होता है न ही विनाश होता है, लेकिन भूकंप इसमें जरूर आता है, ज्वालामुखी ना के बराबर आता है। ध्यान दीजिएगा कि रूपांतरण भ्रंश से भूकंप आता है, क्योंकि उसमें भ्रंश उत्पन्न होता है, तनाव आता है, जिससे वहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति नहीं होती है। इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ये क्षैतिज रूप से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, जिससे हमारा क्या हो जा रहा है, भूकंप का उत्पत्ति हो रहा है। आगे आते हैं कि विश्व में कुल कितने प्लेट हैं, उनका विवरण है।
डिट्ज और होल्डन नामक विद्वान ने कहा है कि विश्व स्तर पर 10 प्लेटें हैं। मॉर्गन महोदय ने कहा कि विश्व स्तर पर 20 प्लेटों की संख्या है, किंतु सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण अगर माना जाए तो प्लेटों की संख्या मुख्य, जिसे बृहद प्लेट की संख्या 6 है और कुछ छोटे प्लेटें हैं, जिसको ली पिचान नामक विद्वान ने दिया था। तो इससे भी प्रश्न यूजीसी ने पूछा हुआ है। देखिए, देख ही रहे हैं आप सभी कि संपूर्ण लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हर एक बिंदु पर यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछ चुकी है और उसका रोटेशन पुनः हर एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हो रहे हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए पुनः हमें भूगोल से संबंधित और पेपर 1 से संबंधित इसी प्रकार का वीडियो लाऊं, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आसानी हो। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे मुख्य प्लेट बड़े प्लेट में प्रशांत प्लेट है। इसकी गति, इनकी गतियों से भी प्रश्न पूछा गया है, विशेषकर मिलान के लिए। इनकी गति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है और यह तिहरे संगम से घिरा हुआ है। दूसरा है अमेरिकी प्लेट। इसकी गति पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम भाग अधिक पड़ता है। इसके बाद है कि अमेरिकी प्लेट में 10 सीमाएं हैं। इसके साथ साथ मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में समस्त सागरीय स्थलखंड भी छाए हुए हैं। तो इनकी सीमाओं को और इनकी दिशा को और प्लेट का नाम तीनों ही ध्यान रखना है। यूरेशियन प्लेट की संगम सीमा अगर बात करें तो 7 है और गति की अगर बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अफ्रीकी प्लेट में अगर देखा जाए तो इनकी गति दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसमें 5 सीमा खंड है, तिहरे संगम है। हिंद ऑस्ट्रेलिया प्लेट की बात करें तो इनकी गति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और 5 सीमा खंड तिहरे संगम है। दक्षिण ध्रुवीय अर्थात अंटार्कटिक प्लेट की अगर बात करें तो 5 सीमा खंड और तिहरे संगम है। तो इनके सीमा खंड को और इनके गति की दिशा को जरूर से ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ छोटे प्लेट्स में अगर बात करें तो नाज़का प्लेट, कोकस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, फिलीपाइन प्लेट और ईरानियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और हेलेनिक प्लेट मुख्य हैं। इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं कि विश्व में हमारे 6 मुख्य प्लेट हैं, उनके साथ इनकी स्थिति को ध्यान में रखना है। कोकस प्लेट, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, इन छोटे छोटे प्लेट की स्थिति का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा यूजीसी नेट विशेषकर ज्योग्राफी के पेपर में मानचित्र से ही सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि माइनर हमारा मानचित्र में ही कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होते हैं। और इनके अगर हम प्रमाण की बात करें तो प्रमाण में हमारा पूरा चुंबकत्व और महासागरीय नितल का विस्तार है, लेकिन प्रमाण के लिए आप लोगों के लिए मैं पुनः एक अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा, क्योंकि प्रमाण को भी जानना, अच्छे ढंग से जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान रखा जाए और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले समय में जो वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाएंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।